हेलो फ्रेंड्स, आई एम संतोष। वेलकम टू आई सूत्रा। दोस्तों, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो मोटिवेशनल कोट है इसमें बहुत ही शानदार बात बोली गई है। इसमें बोला गया है द की टू सक्सेस इज टू फोकस ऑन गोल्स। मतलब अगर आपको सक्सेसफुल होना है ना, तो आप अपने गोल्स पे फोकस करिए। जो आपको लाइफ में अचीव करना है उस पर फोकस करिए, ना कि उन हर्डल्स पे जो आपके रास्ते पे आ रहे हैं जब आप अपने गोल को अचीव करने के रास्ते पे हैं। बहुत सारी दोस्तों, सभी की लाइफ में मैं कहता हूँ कोई भी दुनिया में ऐसा बंदा नहीं होगा जिसकी लाइफ में हर्डल्स ना आती हों। सबकी लाइफ में आती हैं, लेकिन उससे बच के निकलना, उसको ओवरकम करके अपने गोल तक पहुंचना, दैट इज़ द मोस्ट थिंग ऑफ प्रायोरिटी। आपको वही चीज़ पे प्रायोरिटी देनी चाहिए। आपको फोकस करना चाहिए कि कैसे बस आप एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ें और अपने गोल को अचीव करें। तो दोस्तों, ये था मोटिवेशनल कोट। इसे आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके चलिए और बिल्कुल बिल्कुल सोच के चलिए कि यस, ये आपका गोल है और ये आपको अचीव करना है, बस सिंपल एज दैट। फिर दे देता हूं अब आपको कोरोना अपडेट। वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे तो टोटल इस समय लगभग 2,72,83,452 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स निकल के आ चुके हैं और 8,87,305 लोग कोरोना वायरस की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। वर्ल्ड में अगर रिकवर्ड केसेस की बात करें तो 1,93,67,114 केसेस रिकवर हो गए हैं। आपको मैं बधाई देना चाहता हूं कि इंडिया आज की डेट में सेकेंड टॉप बन गई है जिसमें सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव के पेशेंट्स हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इंडिया की हालत बद से और बदतर होती जा रही है। ब्राज़ील को भी रिप्लेस किया, जैसा कि कल मैंने आपको बताया भी था कि आज इंडिया रिप्लेस कर देगा ब्राज़ील को। और अब कुछ ही हफ्तों में, आने वाले 2 से 1.5 हफ्तों में, 1.5 से 2 हफ्ते बहुत मैक्सिमम लगेंगे, जब इंडिया जो है यूएस को भी रिप्लेस करके सबसे ऊपर पहुंच जाएगा। तो आप सोचिए ना दोस्तों कि 64 जो यूएसए है, यूएसए के अंदर लगभग 64 लाख केसेस हैं, इंडिया में अभी 42 लाख केसेस हैं। और अगर आप पर डे देखेंगे तो पॉजिटिव पेशेंट जो है ये रिकॉर्ड आंकड़े आ रहे हैं, 91,723। तो आप सोच सकते हैं इंडिया का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ज़्यादा फ्रजाइल है, कितना ज़्यादा जो हमारा जो लॉकडाउन हमने लगाया था वो उसकी इनइफिशियंसी है, जो हम आज की डेट में अपने कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स पे कंट्रोल नहीं पा रहे हैं। और यही रीज़न है कि अगर आप सारे इन कंट्रीज़ का टोटल भी करके देखेंगे ना, तो भी इतना केसेस नहीं आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं इंडिया कितनी ज़्यादा दयनीय स्थिति में है। टॉप पे है यूएसए, दूसरे पे इंडिया, तीसरे पे ब्राज़ील, चौथे पे रशिया, पांचवे पे पेरू। आइडिया रखिएगा। और उसके बाद आप टोटल रिकवर्ड केसेस देखेंगे इंडिया के अंदर तो 32,47,297 है। जो नंबर ऑफ डेथ्स इंडिया के अंदर हो गई वो है 71,687। टॉप केसेस अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में लगभग 23,000 के आसपास। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा आंकड़ा है। एक मेजर चंक जो 91,000 का है उसमें महाराष्ट्र ही अकेले कंट्रीब्यूट कर रहा है। उसके बाद है आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, कर्नाटक और यूपी। ये टॉप 5-6 स्टेट्स है, इसके बारे में भी आइडिया रखिएगा। और दोस्तों, अपना ख्याल जरूर रखिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, स्वच्छ रखिए और हाथ सैनिटाइज करते रहिए, धुलते रहिए प्लीज़, जिससे कि आप स्वस्थ रहें और कोरोना से बचे रहें। तो ये था टोटल कोरोना अपडेट। अगले एडिटोरियल में बात की जा रही है सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। ये दोस्तों GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपके लिए, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ व्यू इसका अगर दूं तो चाइना जो है, चाइना का जो अभी वर्ल्ड में सप्लाई जो चेन मार्केट है, चाइना एक बहुत सारे देश इस पर ह्यूजली डिपेंड करते हैं। जैसे आप देखेंगे इंडिया हो गया, जापान हो गया, यूएस हो गया, यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई, काफ़ी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हब होने की वजह से चाइना में बहुत ज़्यादा इन देशों की डिपेंडेंसी है। तो अभी बात की जा रही है, जैसे अभी पैंडमिक आया हुआ है आपने देखा, उसके बाद कई बार नेचुरल डिज़ास्टर्स आ जाते हैं, जैसे कि वॉल्केनिक इरप्शन या फिर कोई सुनामी आ गई या फिर कोई दूसरी चीज़, कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ गया। और बहुत सारे बार जैसे कोई स्टेट है, कोई आर्मी है, जैसे चाइना ही है, चाइना में अगर वॉर हो गया या फिर कोई इंटरनेशनल हॉल्ट्स की वजह से जो ट्रेड पे लग जाता है, इस वजह से जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो इंपोर्टिंग कंट्री, जो जहाँ पे चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है या जो देश इंपोर्ट कर रहा है, उस पर काफ़ी ज़्यादा उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी पे फ़र्क पड़ता है। और आप देखेंगे इसी की वजह से हमारे, मान लीजिए इंडिया की जो चाइना से डिपेंडेंसी है, हमारा जो फार्मा सेक्टर है वो पूरी तरीके रिलाई करता है चाइना के ऊपर। अगर चाइना हमें रॉ मटेरियल्स नहीं भेजेगा तो हम अपनी जेनरिक मेडिसिन नहीं बना पाएंगे। एक जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स हैं, इनके ऊपर भी ह्यूज डिपेंडेंसी है इंडिया की
चाइना के ऊपर। तो ये सारी जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं जब एक देश से दूसरे देश में जो इंपोर्ट एक्टिविटी है रुक जाती है उस देश में किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो काफ़ी ज़्यादा उस देश में नुकसान होता है। तो यही बात बोली जा रही है कैसे कि आने वाले टाइम में एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई जाए जिससे कि आप देखेंगे जो एक डिपेंडेंसी की वजह से जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो ब्रेक ना लगे। अभी आप देखेंगे जो इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने लॉन्च किया है सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, जिससे कि कहीं ना कहीं चाइना को काउंटर किया जा सके। ये जो सप्लाई चेन है ये बेसिकली सबसे पहले प्रपोज की गई थी जापान के द्वारा। इस इनिशिएटिव का बेसिकली काम है कि जैसे जो लेट्स से कि जापान है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएस है, ये लोग जो डिपेंडेंसी है इनकी ह्यूज डिपेंडेंसी है चाइना पे, उस पे एक कमी ला सकें और एक दूसरे की, जैसे अब इंडिया है, यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोपियन यूनियन है, यही लोग एक दूसरे को एक डिपेंडेंसी बना के अगर जो भी चीज़ जहाँ पे भी सरप्लस में प्रोड्यूस हो रही है एक दूसरे को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें और जो चाइना पे डिपेंडेंसी है वो उस पर कम करें, तो यही सारी चीज़ें होंगी। तो हमारी जो एक मतलब एक ही जगह हम फोकस करते थे जैसे चाइना पे, तो फोकस नहीं, हमें हर जगह पे प्रोडक्ट मिल पाएगा, जिस वजह से हम एक रेजिलिएंट जो है हमारी जो एक स्ट्रैटेजी है उसमें रेजिलियंस आएगा, मतलब एक लचीलापन आएगा, जिससे कि कभी भी किसी भी देश में क्राइसिस आए तो हम उससे बच के आसानी से निकल सके बिना अपनी इकोनॉमी में ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट करे। तो ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद आप देखेंगे इसका जो डायरेक्ट रिस्पॉन्स होगा उन कंपनीज पे होगा जो कि कंसंट्रेट करती हैं चाइनीज़ पॉलिटिकल बिहेवियर पे। कई बार आप देखेंगे चाइना का जो माहौल है, चाइना में जो एक डिक्टेटरशिप है, अथॉरिटेरियन रूल है, उसकी जो रिजीम है, उस वजह से वहाँ पे एक जो किसी भी कंपनी के लिए जो वहाँ व्यापार करना काफ़ी आसान हो जाता है। वहाँ पे इजीली लेबर मार्केट है, अच्छा स्किल्ड लेबर है, और जो चाइनीज़ गवर्नमेंट एक बहुत बढ़िया सोर्सेज जो प्रोवाइड करती है जिससे कि वहाँ पे कोई भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आसानी से और अच्छे से ग्रो कर पाता है। वो सब अगर आपको ये सब जो रेजिलियंस लाना है तो इसके लिए कहीं ना कहीं हमें, जो हम बात कर रहे हैं जैसे इंडिया हो गया, जापान हो गया या फिर यूएस हो गया, अपने देश में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसके लिए भी एक वैसी मुफीद मार्केट बनानी होगी जिससे कि हम ये चीज़ कर पाएँ। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे जापान ने जैसा कि इसे प्रपोज किया, मैंने बताया, इसमें बात की जा रही है कि जो एशियन और पैसिफिक रिम नेशंस है, जैसे कि अगर आप ये देखेंगे बेसिकली अफ्रीका और उसके बाद यहाँ पे आपको इंडिया देखने को मिलेगा। तो अफ्रीका के जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं इसे आप जो बोलते हैं, यहाँ पे इथोपिया हो गया, फिर ये सब जो कंट्रीज़ है, मेडागास्कर इस जगह पे, साउथ अफ्रीका, इन सब कंट्रीज़ को जो इंडियन ओशन से बॉर्डर करते हैं उनको भी ऐड करने की बात की जा रही है, जिससे कि एक अच्छे से रेजिलियंस बनता हुआ नजर आए, एक लचीलापन रहे मार्केट के अंदर, जिससे कि जो जब भी किसी के ऊपर भी मान लीजिए अगर अफ्रीकन किसी कंट्री पे ही डिजास्टर आ जाए तो वहाँ पे मान लो जब वहाँ से वो तो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे ना, तो दूसरी कंट्री से हमें एक्सपोर्ट हो रहा है, दूसरी कंट्री से हम माल उठा रहे हैं, जिससे कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल फुल फ्लेजेड वे में चलती रहे। उसके बाद बेसिकली इस इनिशिएटिव को अब बोला जा रहा है कि प्रपोज किया क्यों गया, वो सब मैंने अभी आपको बताया कि कैसे जो ह्यूज ह्यूज डिपेंडेंसी है दूसरे देशों में, उसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो कहीं ना कहीं हैम्पर ना हो। कंट्रीज़ जो हैं वो कई बार स्टॉप कर देते हैं प्रोडक्शन। जब अब मान लीजिए अगर इंडिया ही है कि कोविड-19 का जब टाइम था तो कोई भी इंडिया में प्रोडक्शन नहीं हो रहा था ना कोई आप देखेंगे ना कोई बड़ी फैक्ट्री चल रही थी, ना लेदर इंडस्ट्रीज चल रही थी, ना फिर शुगर केन, कुछ भी कोई भी आप देखिए बड़ी इंडस्ट्री जो है वो सब ठप पड़ी हुई थी, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा खतरा था कि भैया कोरोना हो जाएगा, आप अब घर पे रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो और कहीं भी बाहर ना निकलो। तो ये सारी जो चीज़ें थी गवर्नमेंट के द्वारा भी बोली जा रही थी, जिस वजह से सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी ठप। मान लीजिए अगर ऐसा ही कुछ इंडिया में जैसे हुआ दूसरी कंट्री में भी हुआ होता, लेकिन वो ये सब चीज़ों पे कंट्रोल करके चलते। और जैसे चाइना है, चाइना ने बहुत जल्दी ये सब पे कोरोना पे कंट्रोल किया और अब वो फिर से जो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिज्यूम करते हुए +3.2 पे चल रहा है। वहीं अगर दूसरे देश आप देखेंगे तो वो इंडिया तो -23.2 पे चल रहा है, ऑल टाइम लो पे, G20 में सबसे नीचे देश है हमारा अर्थव्यवस्था के मामले में। साथ ही आप देखेंगे और भी देश हैं जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वो भी नीचे हैं, लेकिन इंडिया ऑल टाइम लो पे है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये एक अगर हम डिपेंडेंसी में एक रेजिलियंस लाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें हेल्प मिलेगी, हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी एक अच्छे रास्ते में ले चलने के लिए काफ़ी ज़्यादा
मदद मिलेगी। यूएस चाइना के जो ट्रेड टेंशन है इनसे ज़्यादा भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। जैसे यूएस और चाइना के बीच की जो कंपनीज़ हैं इनका ट्रेड वॉर जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। यूएस गवर्नमेंट डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग में हमेशा तनातनी चलती रहती है, जिस वजह से न यूएस ज़्यादा अपनी एक्सपोर्ट करना चाहता है चाइना को, उस पर बहुत सारी कस्टम ड्यूटी लगाता है, बहुत सारी अदर ट्रेड वॉर्स ट्रेड सैंक्शंस लगाता है, जिसकी वजह से आपको कई बार जो है प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी की वजह से बहुत ज़्यादा जो बिजनेस में लॉस देखने को मिलता है। तो इससे होता क्या है, इससे जो वर्ल्ड की ग्लोबल सप्लाई चेन्स होती हैं वो डिसरप्ट होती हैं। तो यही सब बोला जा रहा है कि इसको डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। जापान ने बोला है कि हमारी डिपेंडेंसी दूसरे देशों में जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा हमारा डिपेंडेंस कम होगा। अब यहाँ पे बोला जा रहा है आखिर जापान क्यों चाहता है कि इंडिया इस इनिशिएटिव का पार्ट बने। जापान का अगर आप देखेंगे तो इंडिया के अंदर जो इन्वेस्टमेंट आता है वो चौथा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है इन्वेस्टमेंट में। मतलब जापान की तरफ से एफडीआई के माध्यम से, एफआईआई के माध्यम से, और जो ह्यूज इन्वेस्टमेंट, जैसे आपने देखा बुलेट ट्रेन जो इंडिया में बनाई जा रही है उसके लिए बेसिकली जापान की कंपनी है वो पूरा फंडिंग कर रही है, और बहुत ही नॉमिनल, मतलब सोचिए 0.1% के दर पे लोन दे रखा है इंडिया को, और फिर उससे जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। उसके बाद इसमें देखेंगे आप तो लगभग 7.2% जो इन्फ्लोज हैं वो हैं 2000 से 2020 के बीच में। उसके बाद जो अगर आप देखेंगे इम्पोर्ट्स फ्रॉम जापान इनटू इंडिया, ये सब जो है ये डबल हो गए हैं पिछले 12 सालों में, और जो ये अब टोटल जो बिजनेस है हमारा $12.8 बिलियन तक पहुंच गया फाइनेंशियल ईयर 2019 का। अगर आप देखेंगे एक्सपोर्ट्स जो इंडिया के द्वारा जापान में किया जाता है तो वो 4.9 बिलियन है। अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 19, मतलब लगभग आप इसे 5 मानिए तो इसे 13 मानिए, तो 13 में से अगर आप 5 घटाएंगे तो लगभग 8 बिलियन जो है वो इसमें जापान का मतलब वो बेसिकली जापान का इसमें कंट्रीब्यूशन है, और 5 बिलियन जो है इंडिया का कंट्रीब्यूशन है, ऐसा आप बोल सकते हैं। इसमें आप देखेंगे अब इस गेन से, इस इनिशिएटिव से क्या कुछ इंडिया को फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले तो हमारे जो बॉर्डर टेंशन्स चल रहे हैं चाइना के साथ में, उसकी वजह से इंडिया को ज़रूरत है कि चाइना का एक ऑल्टरनेट देखे, क्योंकि जिस तरीके से हमारे बायलेटरल रिलेशंस चाइना के साथ जो है ऑल टाइम लो पे जा चुके हैं, जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हो रहा है, एलएसी पे जो आए दिन जो डिस्प्यूट्स देखने को मिल रहे हैं, जिस तरीके से हम चाइना को पूरी तरीके अब नेगलेक्ट कर रहे हैं हर जगह में। आप इलेक्ट्रॉनिक्स में देख लीजिए, वीवो में जैसे बाहर कर दिया गया आईपीएल को स्पॉन्सर पार्टनर से, उसके बाद बहुत सारी जो ऐप्स लगभग 200 के आसपास की जो टोटल ऐप्स हैं वो बंद कर दी गई हैं चाइना की, ये बोलते हुए कि हमारी इससे सोवरेनिटी और सिक्योरिटी को खतरा है। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया के जो चाइना के साथ रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब दौर में चल रहे हैं। इस वजह से इंडिया को काफ़ी ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है कि वो दूसरी कंट्रीज़ पे जो मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं, भले ही छोटे हों चाइना से, लेकिन उन पे कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। और अगर आप देखेंगे सडन पुश टू कट लिंक्स विद चाइना वुड बी इम्प्रैक्टिकल। मतलब अगर एकदम से हम चाइना से मान लीजिए जो इंपोर्ट कर रहे हैं, चाइना से जो हम ले रहे हैं, प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, वो एकदम से अगर कट करेंगे तो कहीं ना कहीं वो काफ़ी ज़्यादा हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं लोकल इंडिजिनस, उनको नुकसान पहुंचेगा। इसलिए इसे बोला जा रहा है कि ये इम्प्रैक्टिकल होगा कि अगर हम तेज़ी से एकदम से कोई डिसीजन लेंगे। उसी तरीके आप देखेंगे कि इंडिया को चाहिए कि इंडिया काम करे एक्सपोर्टिंग नेशंस जो हैं वो अदर देन चाइना, जो जैसा मैंने अभी आपको बताया, जिससे कि हमारी इकोनॉमी में एक रेजिलियंस बना रहे, सप्लाई नेटवर्क जो हैं उनमें एक ऑप्शंस हमारे पास बने रहें, और हम किसी भी ऐसे मतलब अनफोर्सीन स्ट्रेटजी, अगर हम अनफोर्सीन कंडीशंस के बारे में अगर देखें तो हम दूसरे देशों से डिपेंडेंसी अपनी बढ़ा के और एक चाइना के ऑल्टरनेट के तौर पर देख सकें। अल्टीमेटली अगर देखेंगे तो ये इनिशिएटिव जो है इंडिया को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा कि हम अपना ट्रेड डेफिसिट जो है वो कम कर सकें चाइना के साथ, और जो अपनी सप्लाई है उसको डाइवर्सिफाई कर सकें। दोस्तों ये जो इंडिया का अगर आप देखेंगे ये बेसिकली ह्यूज डिपेंडेंसी है चाइना के साथ। फिर आप यहाँ पे देखेंगे जापान, फिर ये यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, फिर ये यहाँ पे अमेरिका है, ये इधर ऑस्ट्रेलिया है। तो जो हमारे जो अगर मेजर सेक्टर्स अगर आप देखेंगे ना, तो हम यहाँ पे कंसंट्रेट कर सकते हैं, यहाँ पे कंसंट्रेट कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सेप्ट चाइना। तो ये सारी चीज़ें अगर हम कर पाए ना तो काफ़ी ज़्यादा हम फ़ायदे में रहेंगे। चाइना का जो बोलबाला है हम पे, जो हमारे ऊपर जो दादागिरी कई बार वो करता हुआ नज़र आता, उस सब को हम एक माकूल जवाब दे सकेंगे। और अगले एडिटोरियल में भी मैं कुछ इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है जो डिस्कस करूँगा।
तो चलता हूँ अगले टॉपिक पे। यहाँ पे बात की जा रही है बॉर्डर, जो आप देखेंगे बॉर्डर पे इस समय जो हमारा जो एलएसी पे इस समय डिस्प्यूट है वो ऑल टाइम हाई पे है। आप देखेंगे अभी जो हमारे देश के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, वो अभी जो चाइना के काउंटर पार्ट हैं उनसे मिले, और मध्यस्थता किसकी देखने को मिली? रशिया की। तो आप सोचिए रशिया जो है इनके बीच में एक तरीके की मीडिएटर के तौर पर काम कर रहा है, और ये कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए अच्छी बात नहीं है। आप देखिए शुरू से ही हमारी जो स्ट्रैटेजी रही है, जवाहरलाल नेहरू के टाइम से पंचशील की स्ट्रैटेजी रही है कि हम एक दूसरे के देश में किसी भी का कहीं पे भी दखल अंदाजी नहीं करेंगे, एक दूसरे की सोवरेनिटी पे कोई वो खतरा नहीं पैदा होने देंगे, एक दूसरे की जो कल्चरल टाइज हैं उस पर उसको रिस्पेक्ट करेंगे, बॉर्डर इश्यूज़ को मतलब म्यूचुअली टैकल करेंगे, डायरेक्ट 1-to-1 इंगेजमेंट होगी, बात करेंगे और फिर उस इशू को, उस डिस्प्यूट को सॉल्व करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आप सोचिए रशिया का बीच में आना, ये हमारे लिए मतलब आप बोल सकते हैं कि हमारे बायलेटरल जो पॉलिसी है उसके लिए एक धक्का है। साथ में अगर आप देखेंगे राजनाथ सिंह जो है उन्होंने थोड़ा सा बोला, मतलब थोड़ा सा एक नरम रुख अपनाया, और उन्होंने बोला कि हम अपनी जो पॉलिसी है, हम अपनी जो बायलेटरल जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी डिफेंस, जो भी एलएसी पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे इश्यूज़ चल रहे हैं उनको हम बायलेटरली डिप्लोमेटिकली ही सुलझाएंगे। लेकिन जिस तरीके से जो चाइनीज़ काउंटर पार्ट हैं उन्होंने बोला कि हम 1 इंच भी ज़मीन नहीं अपनी छोड़ेंगे, तो ये कहीं ना कहीं मतलब उनका एक स्ट्रिक्ट आप बोल सकते हैं, एक बिल्कुल सख्त रुख चाइना अपना रखा है चाइना ने, जिस वजह से जो आप देखेंगे डिस्प्यूट्स जो हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे। थोड़ा सा अगर मैं आपको बॉर्डर के बारे में, इंडिया चाइना बॉर्डर के बारे में दिखाऊं, तो ये है हमारा बेसिकली चाइना के साथ हम 3 अलग अलग सेक्टर्स में बॉर्डर शेयर करते हैं। सबसे पहले ये वेस्टर्न बॉर्डर, ये लद्दाख वाला जो आप रीजन देखेंगे इसे ही बोलते हैं बेसिकली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये इसे बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये जो रीजन है ये बेसिकली ये पाकिस्तान के साथ ही बॉर्डर शेयर होता है, इसे बोलते हैं एलओसी। उसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, बिल्कुल आइडिया रखिएगा। ये जो पूरा पार्ट है ये अक्साई चीन कहलाता है, जिसे चाइना ने पहले ही हमसे छीन रखा है। और ये जो उसके बाद ये वेस्टर्न सेक्टर हो गया, लगभग 1570 किलोमीटर के आसपास का ये टोटल एरिया है जहाँ पे इंडिया बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ। उसके बाद यहाँ पे जो सेंट्रल सेक्टर है इसमें आप देखेंगे जो उत्तराखंड का कुछ एरिया है वहाँ पे ये बॉर्डर शेयर करता है। तो ये सेंट्रल सेक्टर में लगभग 545 किलोमीटर के आसपास का ये पूरा बॉर्डर एरिया है जहाँ पे हम बॉर्डर शेयर करते हैं चाइना के साथ उत्तराखंड में। उसके बाद ये अरुणाचल वाला एरिया है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बेसिकली ये ईस्टर्न सेक्टर, इसमें 1325 किलोमीटर के आसपास का पूरा हम बॉर्डर शेयर करते हैं अरुणाचल प्रदेश के साथ, जिसे आप कई बार NFP भी बोलते हैं, नॉर्दर्न फ्रंटियर्स जो हैं वो। तो आप इसके बारे में आइडिया ज़रूर रखिएगा अच्छे से। ये सारे हमारे डिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं जो चाइना के साथ हम टाइम टू टाइम, कभी यहाँ पे चाइना मनमानी दिखाता है, कभी यहाँ पे चाइना मनमानी दिखाता है, कभी यहाँ पे। तो ये सारी वजहों से आप देखेंगे चाइना जो है अब अपनी दादागिरी जो है बढ़ाता ही जा रहा है। जिस तरीके से चाइना ने पहले मनमानी करके ये हमसे एक्साई चीन ले लिया, वैसे ही वो सोच रहा है कि अब वो और अंदर हमसे घुस के आ जाए, हमसे हमारा और जो एरिया है वो हथिया ले। लेकिन अब जो है हालांकि इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी कड़ा सख्त एक रुख अपना रखा है इंडियन गवर्नमेंट ने, लेकिन कहीं ना कहीं चाइना को भी ये चीज़ समझानी होगी इंडिया को अच्छे से कि नहीं, अब पहले जैसे हम इंडिया नहीं है, हम आप अगर घुसेंगे तो आपको घुस के मारेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप आइडिया रखिएगा। फिर अभी देखिए जो मॉस्को के अंदर जो मैंने अभी आपको बताया जो डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, जिसमें जो चाइना के और रशिया के रशिया के जो मिनिस्टर्स हैं, डिफेंस मिनिस्टर, उनके साथ एक डिप्लोमेटिक सोल्यूशंस निकालने की बात की गई है। एलएसी जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, स्टेटमेंट्स जो इशू किए गए हैं दोनों की तरफ से, उसमें काफ़ी ज़्यादा शार्प डिफरेंसेस देखे गए हैं। जैसे कि आप देखेंगे दिल्ली और जो बीजिंग है, इन्होंने अपने जो ट्रूप्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा नंबर में डिप्लॉय कर रखे हैं एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, और जो काफ़ी ज़्यादा उससे रिलेटेड जो आसपास के एरियाज़ हैं वहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर जो हमारे देश के हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने क्रिटिकली जो कैटेगोरिकली जो है कन्वे किया है कि इंडिया का जो स्टैंड है वो बेसिकली ये है कि हम कोई भी बायलेटरल अग्रीमेंट वॉयलेट करने के पक्ष में नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे जो चाइना के जो मतलब डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने बोला कि हम
कोई भी अपना 1 इंच का भी टुकड़ा जो है इसमें नहीं देंगे इंडिया को, और पूरे कायदे से लड़ाई करेंगे अगर लड़ाई करने की ज़रूरत पड़ी, और इंडिया से अपना अपना जो हिस्सा है वो लेके रहेंगे। तो इस तरीके की बिल्कुल, मतलब आप सोचिए कि इंडिया एक नॉर्मल एक आप बोल सकते हैं कि सॉफ्ट पॉलिसी लेके चल रहा है, वहीं चाइना जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक हार्ड वे में जो है काउंटर करने की कोशिश कर रहा है इंडिया को। तो इंडिया को भी मुझे लगता है कि काफ़ी अब ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि चाइना जो है ऐसे मानने वालों में नहीं है, इसलिए अब इंडिया को भी स्ट्रिक्टली डील करना चाहिए चाइना को। अभी आप देखेंगे इसमें जो चाइना है, चाइना के द्वारा बोला गया कि इमीडिएटली इंडिया को जो है विड्रॉ कर लेनी चाहिए अपनी ट्रूप्स, क्योंकि जो ये सब जो बेसिकली एलएसी में जो डिस्प्यूट्स हो रहे हैं इस सब के लिए इंडिया ही जिम्मेदार है। अभी देखेंगे आप एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं हमारे देश के एस जयशंकर, लास्ट वीक उन्होंने बोला था कि डिप्लोमेसी इकलौता ऐसा तरीका है जिससे हम इंडिया चाइना के जो बॉर्डर इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व कर सकते हैं। और आप देखेंगे दोनों जो साइड्स हैं इंडिया और चाइना, इनको समझने की ज़रूरत है कि जो बेस्ट इंटरेस्ट है वो आप मतलब कोई भी कितना भी आप लड़ाई कर लो, झगड़ा कर लो, वॉर कर लो, कभी भी आप बोल सकते हैं कि बिल्कुल वॉर इज़ नेवर अ सोल्यूशन। आपको टेबल पे बैठ के ही बात करनी होगी और मुद्दे को सुलझाना होगा बात करके ही। तो ये सब जो इश्यूज़ हैं कहीं ना कहीं अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि आप देखिए ना इतने बड़े बड़े वर्ल्ड वॉर हो गया, वर्ल्ड वॉर 1 हो गया, वर्ल्ड वॉर 2 हो गया, उसके बाद ये सारे जो वॉर होने के बाद हुआ क्या, टेबल पे बैठ के बड़े बड़े जो देशों के जो मिनिस्टर्स थे, बड़े बड़े जो प्रतिनिधि थे, उन्होंने बैठ के ही टेबल पे ही सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व किया। तो ऐसे ही इंडिया चाइना को भी बायलेटरली डिप्लोमेटिकली सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व करना चाहिए। और आप देखेंगे कि स्टार्क एक बहुत ही बड़ा मिसमैच देखने को मिला है चाइना की स्टेटमेंट में, और जो उन्होंने बोला कि जो एक्शन ऑफ ट्रूप्स है उनका, मतलब चाइना बोलता कुछ है और उनके जो आर्मी है, उनकी जो पीएलए है, वो पाकिस्तान जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है वो कहीं ना कहीं एक अलग तरीके से डील करती है, और चाइना कुछ अलग तरीके से स्टेटमेंट रिलीज करता है। अभी आप देखेंगे इनकंसिस्टेंट लेबलिंग ऑफ इंडिया एज द अग्रेसर दिस समर कॉन्ट्रडिक्ट्स द रियलिटी दैट इंडिया हैज सीडेड, मतलब इंडिया ने सौंप दिया है 1000 स्क्वायर किलोमीटर जो कि लद्दाख का एरिया था, वो अब चाइनीज़ कंट्रोल में चला गया है, ऐसा अलग अलग रिपोर्ट्स में बोला जा रहा है। अब इसमें क्या सच्चाई है ये तो नहीं पता, लेकिन वो रिपोर्ट्स में जो बोला गया वही मैं आपको बता रहा हूँ जो इस एडिटोरियल में लिखा हुआ है। अगर इस स्टेटमेंट में देखेंगे तो मॉस्को जो है उसने एग्जैक्टली जो है ये नहीं किया कि वो इंस्पायर करे कॉन्फिडेंस, दोनों तरफ से जो एक तरीके का जो एक बिल्कुल सख्त रूप अपनाया गया है वो उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं कर रहा, और चाहता है कि दोनों जो इंडिया और चाइना जो है वो प्रॉपरली इसमें बैठ के बात करें, एससीओ समिट में आए, दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स और जो डिफेंस मिनिस्टर हैं सब इसमें अच्छे से डिप्लोमेटिकली और डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। एससीओ समिट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो बेसिकली एससीओ समिट यहाँ पे आप देख लीजिए, एससीओ समिट जो है ये एक यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिक्योरिटी अलायंस है। इसे बेसिकली आप देखेंगे इसे इस्टेब्लिश किया गया था जून 2002 के अंदर में, और फोर्स में आई है 19 सितंबर 2003। इसमें 8 कंट्री जिसमें इंडिया और पाकिस्तान जो है इसके फुल टाइम मेंबर जो है 9 जून 2017 को बने। अस्ताना समिट कजाकिस्तान में, तो आइडिया रखिएगा इंडिया और पाकिस्तान भी इसमें पार्ट हैं। एससीओ समिट दोस्तों बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, एससीओ समिट और जो नाटो है ये दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए बनाया गया। एससीओ समिट बेसिकली एशिया लेवल पे काम करता है, और जो नाटो है वो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके लेवल पे काम करता है। इसे बेसिकली हेड किया जाता है स्टेट ऑफ काउंसिल के द्वारा। सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी जो होती है वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें ये हर 1 साल में इनकी एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है वंस अ ईयर, और ये रेगुलरली कंडक्ट करी जाती है जिससे कि प्रमोट किया जा सके कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन अगेंस्ट जो टेररिज्म हो गया, जो आतंकवाद हो गया, एक्सटर्नल थ्रेट्स जो हो गई, और जो एरिया है पूरा उसमें एक रीजनल पीस और स्टेबिलिटी बनी रहे। आइडिया ज़रूर रखिएगा अच्छे से। इसमें आप यहाँ पे हेडक्वार्टर देख सकते हैं, ये बेसिकली बीजिंग में है। फॉर्मेशन बताया मैंने आपको 15 जून 2001 में हुआ, और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है आपको चाइनीज़ और रशियन देखने को मिलेगी। उसके बाद इसमें आप जो टोटल कंट्री जो इसके पार्ट हैं वो है चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इंडिया और ये आखिरी तान पाकिस्तान।
तो ये इसमें जो 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं वो है अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया। जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा जिस तरीके से ईरान को और अफगानिस्तान को अमेरिका ने एक आइसोलेट किया है, बिल्कुल एक अलग रुख अपनाया है, उस आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा कि एससीओ में शायद ये ऑब्जर्वर से फुल टाइम मेंबरशिप इनको दे दी जाए। डायलॉग पार्टनर्स अगर आप देखेंगे तो आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका, टर्की, ये सारे देश हैं, तो आइडिया रखिएगा। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मिलिट्री टॉक्स जो है वो ओकेजनली हेल्प करती हैं, कि कई बार आपने देखे होंगे कि जो दो देशों के बीच के जो नेबर कंट्रीज़ हैं उनके बीच का जो मान लो कोई डिप्लोमेटिक सोल्यूशन पे वो पहुँच रहे हैं, तो कई बार मिलिट्री अगर उसमें घुस गई, मिलिट्री मान लो जैसे जैसे इंडिया ही है, इंडिया का एलओसी के साथ जो बात चल रही है, मिलिट्री लेवल पे भी बात चल रही है, और डिफेंस लेवल पे भी हमारे जो देश के डिफेंस मिनिस्टर हैं और जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, वो भी बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मिलिट्री इसमें, मान लीजिए मिलिट्री ने कहीं पे किसी को गोली मार दी, किसी दूसरे सैनिक को गोली मार दी, मान लो जैसे चाइना ने इंडिया के किसी सैनिक को गोली मारी, तो क्या होगा कि इंडिया का जो रिलेशन है तुरंत वहाँ पे एक बिल्कुल स्टैंड ऑफ बन जाएगा कि नहीं, अब तो ये गलत किया है, अब हम भी अपनी तरफ से स्टेप उठाएंगे। तो यही बोला जा रहा है, इससे कई बार एक भड़क भी जाता है जो हमारा रिलेशन है, वो उसमें एक डिस्प्यूट्स जो है वो और ज़्यादा एग्रेसिवली आ जाते हैं, जिस वजह से कई और इश्यूज देखने को मिलते हैं। ये इंश्योर करना चाहिए कि डिप्लोमेटिक सोल्यूशन से कि जो हमारा जो पीस है वो बना रहे, और जो बॉर्डर है, बॉर्डर के साथ कहीं ना कहीं जो एक अच्छा एक कोऑर्डिनेशन देखने को मिले, और दोनों देशों के जो बेसिकली आप आर्मी बोलेंगे, आर्मी जो है वहाँ पे उनका एक बेहतर एक समन्वय देखने को मिले। तो ये था टोटल इंडिया चाइना का जो GS2 से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे भी कुछ ना थोड़ा सा ये जो एंगल है ये कहीं ना कहीं ये भी चाइना से ही रिलेटेड है। इंडिया को क्या एफर्ट्स करने चाहिए जिससे कि इंडिया अट्रैक्ट कर सके कैपिटल, जिससे कि आप देखेंगे जो इट विल नॉट रिजल्ट इन फ्लड ऑफ FDI टिल इन्वेस्टर सी पॉलिसी स्टेबिलिटी। मतलब इंडिया के अंदर FDI कैसे लाई जाए, और जो अलग अलग आप देखेंगे जो ह्यूज FDI की ज़रूरत है इंडिया के अंदर। अगर ह्यूज FDI लानी है तो इंडिया को सबसे पहले एक ऐसा माहौल प्रोवाइड कराना पड़ेगा उन बिजनेसमैन, उन इंडस्ट्रीज़ को, जिससे कि उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस आए कि हाँ, हम इंडिया में अपना ऑफिस ले जा सकते हैं, हम इंडिया में अपना हेड ऑफिस लेके जा सकते हैं, और वहाँ से हम काम कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। अब इंडिया को चाहिए कि अपने देश को, मतलब बेसिकली अगर आप देखेंगे FDI का एक FDI का मैग्नेट बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है कि इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी जो चीज़ें हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हम जो अच्छा कर रहे हैं उसको और अच्छा कैसे बनाया जाए, कैसे हमें एक मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी के तौर पर एक उभर के आना चाहिए। जो अलग अलग देश की बड़ी बड़ी कंपनियों के जो हेडक्वार्टर हैं कैसे उनको अट्रैक्ट करके इंडिया में लाना चाहिए, वो सब के लिए उनको जब तक आप एक बेहतरीन माहौल नहीं देंगे, कि जैसे कोई मान लीजिए अमेरिका की कंपनी है एप्पल इंडिया में आके वो अपना इंडिया के अंदर उसने एक अपना स्टोर बनाया जहाँ पे वो मोबाइल अपने बनाएगी। इंडिया में जब मोबाइल बनाएगी तो सबसे पहले क्या होगा कि इंडिया में अगर किसी को एप्पल फ़ोन ख़रीदना है तो उसे कोई कस्टम ड्यूटी नहीं देनी, कोई भी दूसरे टैक्सेस नहीं देने जो इंपोर्ट होने पे देने पड़ते हैं, और इस वजह से इंडिया में प्रोडक्ट सस्ता मिलेगा। दूसरा, जब ये कंपनी लगाएगी एप्पल कंपनी, तो यहाँ पे इसे प्रोडक्ट जब ये एप्पल बनाएगी तो इससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा, और ये रेवेन्यू जो है ये इंडियन गवर्नमेंट के पास डायरेक्ट आएगा। फिर तीसरा, ये काफ़ी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी। जब यहाँ पे अब जो प्लांट लगेगा, जो बेसिकली जहाँ पे फ़ोन बनेंगे वहाँ पे बहुत सारे जो स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, तो उससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं FDI के आने से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से इंडिया में आप देखेंगे आत्मनिर्भर भारत जो है, आत्मनिर्भर भारत सेल्फ रिलायंट की बात करता है, सेल्फ सफिशिएंट की बात करता है। अब मान लीजिए ये जो प्लांट है लगा दिया गया एप्पल के द्वारा, अब इंडिया बात कर रहा है सेल्फ रिलायंस की, कि हम अपने आप से प्रोडक्ट बनाएंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे और खुद ही से सारे प्रोडक्ट्स जो है इंडिया में ही डेवलप करेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर इसे अगर यहाँ से कोई सिलिकॉन चिप चाहिए या फिर कोई और दूसरा अपने फ़ोन के लिए, डिस्प्ले के लिए
लिए कुछ ग्लास चाहिए, प्लास्टिक चाहिए या फिर कोई प्रोसेसर चाहिए, वो इंडिया से ही कैसे खरीदेगा? क्या इंडिया के पास इतनी क्वालिटी है कि इंडिया इसको ये लेवल पे इतने फाइन प्रोडक्ट बना सके? तो इसमें क्या होगा कि एप्पल को अपनी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, और जो एप्पल कभी करेगा नहीं। तो यही चीज़ समझने की ज़रूरत है कि इंडिया को ऐसा माहौल देना होगा उन कंपनीज़ को जिससे कि वो जो है आसानी से अपना बिजनेस जो है वो इंडिया में सेटअप कर सके बिना किसी एक बहुत स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस के। जैसा चाहे वो अपने हिसाब से बिजनेस करें, उन्हें चाहिए कि वो इंपोर्ट करके अपने प्रोडक्ट को बनाना चाहती हैं, अपनी क्वालिटी से नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहती हैं, तो वो सब उनको अलाउ करना ही करना पड़ेगा। तभी आप बड़ी बड़ी एफडीआई, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट लेके इंडिया में आ पाएंगे। तो ये था टोटल जो लेक्चर है आज का। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। अगर आपको दोस्तों मेरा लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप मेरे पूरे जो लेक्चर है उसकी स्लाइड्स मेरे चैनल टेलीग्राम चैनल IS सूत्रा से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट गाइस। जय हिंद।